नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक्सटी लर्निंग्स पर एक बार नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए और हाल ही में हो रहे यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा रामबाण वीडियो होने वाली है। इस पूरी वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं संविधान के, उनके बारे में। इन अनुच्छेदों से लगभग लगभग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको यूपीएसआई के एग्ज़ाम में मिलेंगे और सभी एग्ज़ाम में एक दो या 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो में काफ़ी सारे अनुच्छेदों के बारे में बात करी जाएगी जिसको हम 2 पार्ट में बांटते हुए चलेंगे। ठीक है, वीडियो को 2 पार्ट में बांटेंगे, 100 करके जितने भी अनुच्छेद हो पाएंगे जल्दी से करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जितने भी अनुच्छेद हैं सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक पूरा देखें। ठीक है, क्विक रिवीजन एक तरह का है ये। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, में क्या कहा गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मतलब संघ जो है, भारत संघ है, इसका जो नाम होगा वो भारत होगा या जो भी होगा उसके बारे में बात करी गई अनुच्छेद नंबर 1 में। और इसका जो राज्य क्षेत्र होगा कहाँ से कहाँ तक है, किस तरह का है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, केवल केवल याद करते चलेंगे। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अगर कोई नया राज्य बनाया जाना है या नए राज्यों का प्रवेश कराना है भारत संघ में तो उसके बारे में व्याख्या किस प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद आपका 2। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 3, राज्य का निर्माण एवं सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगर किसी राज्य का निर्माण होना है उसके साथ साथ इसकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन अगर होना है तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 3 में। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया, पहली जो अनुसूची है उसमें पहली जो अनुसूची है, पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची में संशोधन तथा दो और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, यानी पहली और दूसरी अनुच्छेद के अनुसूचियाँ हैं जो आप पढ़ोगे उनके बारे में एक वीडियो अनुसूचियों पर भी बना दी जाएगी। ठीक है, तो उनके बारे में जो है अनुच्छेद 4 में बात की गई है। ठीक है, जब डिटेल में पढ़ोगे आप तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी आपको सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जो नागरिकता का, क्योंकि 5 से 11 आपको पता है नागरिकता भाग 2 लग जाता है। ठीक है, भाग ठीक है, हाँ, तो संविधान के प्रारंभ में क्या है, नागरिकता के विषय में किस अनुच्छेद में बात कर गई, अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी भारत में जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए जो नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 के तहत बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों की को जो नागरिकता हट गई थी उनका जो प्रावधान है, जब भी डिटेल में पढ़ोगे बहुत अच्छे समझ में आएगा, भी आपको केवल केवल याद रखना है। ठीक है, भारत से के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद नंबर 8 में। ठीक है, भारत अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने वाले नागरिकों का स्वतः ही नागरिकता का समाप्त हो जाना, यानी कि जो व्यक्ति विदेश में जाकर रहने लगे हैं तो उनकी नागरिकता एक समय के बाद स्वतः ही खत्म हो जाएगी, ये अनुच्छेद 9 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 10 के अंतर्गत बताया गया है नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, कि किस स्थिति में नागरिकता के जो अधिकार हैं वो बने रहते हैं। ठीक है, ये सारी बात है। अनुच्छेद 11 में है और अंतिम है आपका नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, कि संसद किस तरह से कानूनों का विनियमन यानी कर सकती है, वो अनुच्छेद 11 के तहत है। ठीक है, तो ये 5 से 12 जो था आपका भाग दूसरा था नागरिकता से संबंधित हो गया है। ठीक है, भाग 3 शुरू करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 जो है वो क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं अनुच्छेद 12 से। ठीक है, क्या शुरू हो जाते हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, FR से निकालेंगे। ठीक है, भाग 3 कौन सा है, भाग 3 आपका। ठीक है, तो इस तरह अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, क्योंकि आपको 14 से याद होते हैं फंडामेंटल राइट्स, जबकि 12 से ही पढ़ा जाता है उनको। तो 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, क्या राज्य की परिभाषा होगी वो आपको बताया जाएगा उसमें, अनुच्छेद 12 में वर्णित है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, मूल अधिकारों को असंगत और अल्पीकरण के लिए विधियाँ। मूल अधिकार कहाँ संगत पाए जाते हैं, उनका क्या अल्पीकरण में क्या कमी की जा सकती है, इसके बारे में जो विधियाँ बनाई जाती हैं संसद द्वारा या जिस भी कानून द्वारा, तो उसमें क्या है, अनुच्छेद 13 में। 12-13 याद रखना, क्योंकि 12-13 बेसिकली लोगों को याद नहीं होता है और अदरवाइज अब आने लगे हैं। ठीक है, अब आते हैं
मूल अधिकारों पर मूलतः, ठीक है। अनुच्छेद जो 14 है वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समता। एक लाइन याद हमने कराई अपनी क्लास में, विधि जाति सब एक समान, छुआछूत उपाधियंत, यानी कि चारों के चारों आपकी क्षमता का अधिकार जो होगा कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे कि विधि की समक्ष समता, जाति लिंग धर्म आदि के आधार पर जो भेदभाव होगा उसका निषेध करना। अनुच्छेद 15 लोक नियोजन, या सब लोग क्या होंगे, अवसर की असमानता है। लोक नियोजन में नौकरी वगैरह जो भी अवसर होगा उसमें सबको क्या है, समान अवसर दिए जाएंगे लोक नियोजन में, अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता या छुआछूत। क्या, छुआछूत का जो अंत होगा वो किसके तहत होगा, अनुच्छेद 17 के तहत। उसके बाद आखिरी क्षमता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। जो उपाधियाँ थी, सेना की उपाधियों के अतिरिक्त कोई उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी, ठीक है जी, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे तो और चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद अब आता है आपका क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी दूसरा मौलिक अधिकार, 19 से लेकर 22 तक। तो 19 के कई पार्ट हैं, जिसमें से 19 का जो पहला पार्ट है वो आपको याद रखना है। 19 में क्या है, वाक की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की, बात करने की स्वतंत्रता, अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 29 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 20 इंपॉर्टेंट है आपका, दोष सिद्धि के, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित जो संरक्षण होगा कि आपको अपनी दोष का सिद्धि करने का पूरा पूरा अधिकार है, वो कौन से तहत है, अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन दूसरे पेज पर आते हैं। अब आ जाता है अनुच्छेद नंबर 21, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुच्छेद जो 21 है वो क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जब आप इसको पढ़ोगे, कई पार्ट होते हैं 21 से, यानी कि जीवन का अधिकार जैसे कहेंगे, राइट टू लिवलीहुड, ठीक है, राइट टू लिव, ठीक है। आजीविका का अधिकार इसी में आएगा आपका। शिक्षा 21 का है, ये तो शिक्षा का अधिकार दिया ही। इसी में आपका निजता का अधिकार भी कहते हैं इसी को, राइट टू प्राइवेसी। 21 नंबर को क्या कहते हैं, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, निजता का अधिकार, ठीक है। थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में, तो आपको याद रखना है। इसी को क्या कहते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी को कहते हैं निजता का अधिकार, ठीक है। इसी को कहेंगे आजीविका का अधिकार, ये जीने का अधिकार जिसे कहेंगे, इन शॉर्ट क्या है, जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, ठीक है। किसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के एग्ज़ाम्स की वजह से भी और अपनी जानकारी के लिए भी, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 21 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जोड़ा गया था। 21 का है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या है, ये उनका मौलिक अधिकार है बच्चों का, 6 से 14 साल के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का। अनुच्छेद 21 का अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें 21 का में मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा गया था, नीति तत्वों में भी जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये है जो आगे मिलेगा तो पढ़ते चलेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 22 क्या है, 19 से 22 तक था ना स्वतंत्रता का अधिकार, तो 1922 में कौन सी स्वतंत्रता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की, किस स्थितियों में, कौन सी स्थितियों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त होगा, वो अनुच्छेद 22 में बताया गया है। इसी क्रम में तीसरा जो आ जाता है, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार शुरू हो जाते हैं। तीसरा फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद नंबर 23 से। क्या है 23 अनुच्छेद, क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम पर, क्या है, बलात् श्रम पर, जिसको कहेंगे बाल श्रम नहीं, बलात् श्रम पर क्या है, रोक लगाना। यानी कि मानव की जो तस्करी होगी, मानव का व्यवहार होगा, उन्हें बंजू मजदूर बनाकर नहीं रखा जाएगा। इस तरह की जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बताए जाते हैं। उसके अनुच्छेद 23 में कारखानों में बालों का नियोजन का प्रतिशत, या किस उम्र, 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी किसी भी जोखिम भरी जगह पर काम नहीं करेगा, ये अनुच्छेद ये कहता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद नंबर 25 की बात करते हैं, यानी कि चौथा आपका धर्म जो है मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 में कहा जाता है धर्म का आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, ये आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 26 के तहत आपको कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, आपका जो मन होगा। कहने का मतलब, अगर आपको किसी विशेष धर्म के बारे में प्रबंध करना है, आपको किसी कोई पंडाल वगैरह लगाना है गणपति जी का या जो भी है, तो आपकी इच्छा है, ठीक है, इन सब चीज़ों में प्रबंधन करने की कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। बस भले ही आपको है
आपकी स्वतंत्रता तभी तक वाजिब होती है जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करें, ठीक है। अगर उससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होने लगता है तो आपकी स्वतंत्रता वहाँ नहीं मानी जाएगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 27 28 में नहीं दिया है, ठीक है, तो 29 की सीधी बात करेंगे। 29 क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए, वो भी धार्मिक 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता तक ही है, ठीक है। आप बात करेंगे 29 और 30 जो है, 29 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए। अल्पसंख्यक जो वर्ग होंगे जिनकी संख्या क्या है 50% से कम पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के वर्गों की हितों की संख्या के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये जो है 29 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 29 नंबर जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद करेंगे अनुच्छेद नंबर 30 की, शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्ग, यानी इन्हीं जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन्हें अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, जैसे मुस्लिम लोग हैं मदरसे वगैरह खूब आराम से चला सकते हैं, ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अनुच्छेद 31 तो आपको पता है 31 में क्या था, ठीक है। 31 में था आपका संपत्ति का अधिकार, जैसे क्या है संविधान संशोधन 44 में संविधान संशोधन करके उसको विधिक का अधिकार या कानूनी अधिकार या लीगल राइट्स बना दिया गया था, ठीक है, 300 का में डाल के, ठीक है। तो 31 था, ठीक है। अब आएगा इंपॉर्टेंट, फिर से इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अनुच्छेद नंबर 32, अधिकारों की प्रवर्तन कराने की उपचार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों के लिए जितने भी मूल अधिकार हैं उनका संरक्षण, उनको संरक्षण प्रदान करने का अधिकार, अनुच्छेद जो है वो कौन सा, अनुच्छेद 32 बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसमें अनुच्छेद 32 में मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं क्या है, 5 रिटों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जो 5 रिटें हैं वो इसके तहत आप क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत उन 5 रिटों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकते हो, ठीक है। और 226 के तहत जाकर 6 रिटें होती हैं जिसके तहत आप हाई कोर्ट में जाकर अपने मौलिक अधिकारों का क्या है, संरक्षण कर सकते हो, ठीक है। इन अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर के अनुसार क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा, ठीक है, जो क्या करते हैं, आपके जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं, ठीक है, एज अ गार्ड हैं वो, ठीक है। इस तरह से इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब 33 34 35 का इतना ज़्यादा नहीं है, 35A में आपको पता है जम्मू कश्मीर के बारे में बातें कही गई थी तो वो भी हटा दिया गया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद नंबर 36, यानी कि अब आपका लग जाएगा कहाँ, कौन सा, भाग 4 लग जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो कि क्या बात करते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 क्या कहा जाता है, राज्य के निर्देशक तत्वों की परिभाषा, तो क्या परिभाषा है उनकी, ठीक है, ये बताया गया। 40 में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये फिर से क्वेश्चन आया है आपका, इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करें। अनुच्छेद नंबर 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख है वो किस भाग में किया गया संविधान के, तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है। उसके बाद सीधा 48 पे आएंगे। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन संगठन, जो राज्य के निजी तत्व हैं तो ये राज्य के कर्तव्य होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 48A बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। 48 का क्या कहता है, पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा का जो दायित्व होगा किसका होगा, राज्य सरकार का, ठीक है। और 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारक तथा स्थानों में वस्तुओं का संरक्षण, जो राष्ट्रीय स्मारक होंगे उनका संरक्षण करना भी किसका कर्तव्य होगा, किसका कर्तव्य होगा, राज्य सरकार का, ठीक है। अनुच्छेद 50 फिर से इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने वाला अनुच्छेद जो वो कौन सा है, कार्यपालिका को, अनुच्छेद 50 ये फिर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से बिल्कुल अलग करने का अनुच्छेद कौन सा है, यानी राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक रूप से काम करेंगे अनुच्छेद 50 के अनुसार, ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऊपर देखते हैं अगला जो आपका अधिकार या सॉरी नीति निर्देशक है, अनुच्छेद नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी 50 नहीं 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये भी कई सारे सेट्स में हमें आप देखने को मिला है, जितने भी हम सेट्स लगवाए हैं यूपीएसआई के। अनुच्छेद नंबर 51 क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना राज्य का क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। तो यानी कि 36 से 51 तक भाग 4 खत्म हुआ, इसके अंतर्गत क्या बताया गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें जिन्हें आप बेसिकली क्या कहते हो, DPSP, ठीक है, क्या कहते हो, DPSP। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्या कहेंगे, अब आएगी बात मूल कर्तव्यों की, क्या आएगी, मूल कर्तव्यों की बात आएगी। तो
तो आपको याद रखना है, जो हम इम्पोर्टेंट बताते जा रहे हैं वो तो बिल्कुल बेसिकली याद रखना है, ठीक है। अब बात आएगी आपकी मूल कर्तव्यों की, यानी कि भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में 10 मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई थी। मूल रूप से मतलब मूल अधिकार में सॉरी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उसके बाद जोड़े गए, ठीक है 10। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ, बताया ना हमने आपको, कौन सा हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके तहत क्या बताया गया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में भी रखा गया और मूल कर्तव्य में, यानी कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो क्या करें, अपने बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाएं, ठीक है। हाँ, उसके बाद 52 से शुरू होगा आपका संघ, यानी भाग 5 शुरू हो जाएगा, ठीक है। 52 से क्या शुरू हो जाएगा, भाग 5 शुरू हो जाएगा, संघ जिसे कहेंगे। तो संघ में सबसे पहले कौन आएगा, कार्यपालिका का प्रमुख जो होगा वो कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 के तहत क्या बताएगा, 52 से 62 तक राष्ट्रपति की बात करी जाएगी। 52 में राष्ट्रपति का पद, ठीक है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 के हिसाब से होगा। 55 के हिसाब से निर्वाचन की जो रीति होगी, किस रीति के अनुसार उसको निर्वाचित किया जाएगा, वो अनुच्छेद 55 के तहत बताया जाएगा। अनुच्छेद 56 में बताया जाएगा राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की जो पदावधि कितनी साल की, 5 साल है या जो भी है, उसके बारे में 5 साल की होती है, ठीक है। उसके बाद पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है वो क्या होनी चाहिए, अगर दोबारा से निर्वाचन होना है तो क्या पात्रता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 57 के तहत बताया जाता है। अनुच्छेद 58 बताया जाता है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं, कितना योग्य होना चाहिए, कितना एलिजिबल उसको होना चाहिए, क्या क्या उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, जो भी है वो सारी डिटेल में पढ़ने के लिए आपको राष्ट्रपति का टॉपिक देखना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या शर्तें हैं कि राष्ट्रपति या भारत के बन सकते हो, वो शर्तें, ठीक है। और अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ क्या है, कौन दिलाएगा, कौन दिलाता है राष्ट्रपति की शपथ, कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की, यानी महाभियोग क्या है, एक ऐसी क्रिया जो इम्पोर्टेंट है, ये अनुच्छेद 61, महाभियोग क्रिया के लगाकर ही क्या है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस तरह से हटाया जा सकता है वो आपको बस, कि अगर संविधान का अतिक्रमण करने पर या देशद्रोह का मुकदमा साबित होने पर क्या है, महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। इसी क्रम में आगे अनुच्छेद 62 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की जो समय और रीतियाँ हैं उसके विषय में बताया गया है, ठीक है। हाँ, ये राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए। अनुच्छेद 63 क्या है, अब 52 से 62 तक राष्ट्रपति था, अब होगा आपका उपराष्ट्रपति शुरू, कौन, भारत का उपराष्ट्रपति, यानी 63 से आगे तक, ठीक है। 63 क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा। 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा, भारत की जो राज्यसभा होगी यानी उच्च सदन होगा, उसका पदेन सभापति होगा, ठीक है। सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति ही सभापति होगा। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य की, अगर राष्ट्रपति नहीं है उपलब्ध या पद रिक्त है उस समय, तो कौन उसका कार्य संभालेगा, उपराष्ट्रपति। क्या क्या उपराष्ट्रपति के कार्य होंगे वो चीज़, ठीक है। 65 होने के बाद इसी क्रम में आगे अनुच्छेद देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया था, ऐसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है, अनुच्छेद 66 के तहत बताया जाएगा, ठीक है। 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि कि कितने साल के लिए होगा, ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि भी शायद 5 वर्ष ही होती है, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के पद को, रिक्त पद को भरने के लिए जो निर्वाचन किया जाएगा वो अनुच्छेद 68 के तहत बताया गया है, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ 1969 में ली जाती है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 70 क्या कहता है, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है। कौन सी, अनुच्छेद 70 के तहत जो भी अन्य इमरजेंसी होगी जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। 71 जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी विषय होगा वो किसमें आता है, अनुच्छेद 71 के तहत। फिर से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट होता है हम उसको रेड कलर से लिखते हैं। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 72, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो याद रखना समाधान की शक्ति राष्ट्रपति की कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 72 72। ठीक है। अनुच्छेद 73 क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी इसका विस्तार किस तरह से होगा, वो अनुच्छेद 73 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 74 के तहत क्या बताया गया? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंत्रिपरिषद जो है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत बताई गई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो उसे सलाह समय समय पर सलाह देगी, अनुच्छेद 74 के अनुसार। अनुच्छेद 75 के अनुसार क्या बताया गया? मंत्रियों के बारे में उपबंध, जो मंत्री होंगे उनके बारे में कुछ उपबंध होंगे उनके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 75 के तहत। 74 में मंत्रिपरिषद होगी, 75 में उन मंत्रियों के जो उपबंध होंगे वो बताएंगे। 76 में फिर से इम्पोर्टेंट आ गया कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 76 में कौन आता है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है। उसके बाद इसी क्रम में अनुच्छेद 77 क्या कहता है? भारत सरकार के कार्य का संचालन किस तरह से होगा वो बताया गया है अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे वो किसमें बताया गया? अनुच्छेद 78 में। ठीक है। अनुच्छेद 79 में क्या है? हाँ, ये फिर से इंपॉर्टेंट आ गया। 79, 80, 81, इनको फिर से आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लो। 79, 80 और 81 फिर से इम्पोर्टेंट हैं। क्या है? 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। संसद, लोकसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है। तो राष्ट्रपति अपन पढ़ चुके। तो संसद बड़ा है तो संसद क्या है? पहले आएगा। ठीक है। और उसके बाद राज्यसभा बड़ा सदन होता है तो राज्यसभा आएगी पहले, फिर लोकसभा। या फिर एक नाम याद कर लेना आप सीधा सीधा, कि एक नाम होता है क्या? सरला। क्या नाम होता है? सरला। तो इस नाम को याद कर लोगे, सरला, और अनुच्छेद क्रम याद कर लोगे 79, 80 और, तो सरल नाम याद रखना है। और आपको पता है 79 में होगा आपका क्या? सरला से याद रखना, 7 से संसद, 79, 80 से राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है। तो ये आपको याद करने का तरीका है, वैसे इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको बताया है। ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। 79, 80, 81 के बाद 83 सीधा सीधा संसद की सदनों की अवधि की, जो संसद के 2 सदन होंगे, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी अवधि कितनी कितनी होती है? कमेंट करके आप बताइए लोकसभा की अवधि कितनी होती है और राज्यसभा की अवधि कितनी होती है, सबको पता होगा। ठीक है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखते चलें। अनुच्छेद नंबर 84 पर 84 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 84 के संसद के सदस्यों की अर्हता, की उनकी जो अर्हता है या योग्यता है वो संसद के सदस्यों की वो क्या होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 84 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? अनुच्छेद 85 आपसे कहता है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी संसद के सदस्य क्या बोलते हैं, सत्र के बारे में, जो संसद का सेशन बुलाया जाएगा उसका जो विघटन या जो भी होना है उसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 87 क्या कहता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का जो अलग से जो अभिभाषण होगा वो अनुच्छेद 87 के तहत होगा। ठीक है। 88 में क्या होगा? सदनों के बारे में मंत्रियों तथा महान्यायवादी अधिकार, मंत्रियों के और महान्यायवादी के जो अधिकार होंगे सदनों के बारे में, उनके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 89 क्या कहता है? राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, इनके बारे में बताया गया है। कौन होता है राज्यसभा का सभापति? आपको पता है। ठीक है, बता चुके हैं, कमेंट करिए ज़रा। ठीक है। अनुच्छेद 90 क्या है? उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना या पद से हटाना, ये अनुच्छेद 90 के तहत बताया गया। उपसभापति जो होगा राज्यसभा का, उसको पद से कैसे हटाया जाएगा या उसका रिक्त होना जो है पद का किस तरह से। ठीक है। अनुच्छेद 91 क्या कहता है? सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियाँ, सभापति जो होता है उसका जो कर्तव्यों का जो पालन होगा वो। ठीक है। 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन ना होना। ठीक है। ये सब जो है। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद रिक्त होना, किस तरह से रिक्त पद होगा या जो भी प्रावधान होंगे इसमें अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 95 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य हो सकते हैं, अध्यक्ष के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और उसमें क्या क्या शक्तियाँ निहित होती हैं वो बताया गया है। ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष के पास ऐसा एक अलग से क्या कर्तव्य होता है, शक्ति होती है जो वो दूसरों से अलग बनाती है उसे। दूसरा अनुच्छेद 96 में क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प तब उसका पीठासीन कौन ना होना, ये जो भी इम्पोर्टेंट है वो ये अनुच्छेद 96 के तहत। 97 में क्या है? सभापति
उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। हाँ, जितने भी सभापति उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इन सबके जो वेतन भत्ते हैं वो किसके तहत बताए गए हैं? अनुच्छेद 97 के तहत। अनुच्छेद 98 क्या कहता है? अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। क्या कहता है? संसद का सचिवालय। अनुच्छेद यानी सेक्रेटरीट जो है, ठीक है, संसद की, वो 98 के तहत बताएगी। 99 संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। संसद द्वारा शपथ लेना या प्रतिज्ञान लेना, ये अनुच्छेद 99 के तहत बताया गया। अनुच्छेद 100 क्या कहता है? संसाधनों में मतदान रिक्तियों के हेतु हुए भी सब संसद के कार्य करने की शक्ति एवं गणपूर्ति। गणपूर्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है, संसद की गणपूर्ति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 100 के तहत, ठीक है। तो 100 तक आपका इतना है, कोई रिवीजन हो चुका है कि आपको भी एक बार इसको इस तरह से पढ़ना है कि आपको जल्दी से रिवीजन रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं 100 तक, बाकी जितना भी होगा अगली वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। हो सकता है इसी के साथ मर्ज करते हैं या कंपाइल करके, अदरवाइज 100 तक तो आपको याद हो जानी चाहिए एक वीडियो के तहत। बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाएंगे जिससे कि आपको पढ़ने में भी समस्या नहीं होगी, बड़ी वीडियो देखने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगली 100 के आगे की वीडियोज़ के बारे में। तो आपको पता है होशियार हैं सब लोग, तो इन सब का रिवीजन करना है बहुत कायदे से, ठीक है। और अगर आपको वीडियो में मज़ा आया है, आपको इम्पोर्टेंट लगती है वीडियो का, ऐसा नहीं है कि अगर आप पेपर दे के आते हो फिर तब आपको लगती है कि हाँ वीडियो सही है, मिली हमें इससे हेल्प मिली है, तो आपको वीडियो को अच्छे से लाइक करना है और अच्छे से शेयर करना है, ठीक है, ठीक है। और अपना चैनल जो अगर नए हैं या जो लोग हैं जानते हैं और जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ा है वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ पाया तो आपको पता है कि चैनल का नाम है मैक्स डी लर्निंग्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। जिनका भी एग्ज़ाम है, जिनका हो चुका है, आप मिला सकते हैं, इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आई हैं, ठीक है। पहले नहीं बना पाए उनके लिए वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो और अगर आपको चाहिए है तो आप क्या है, इसको कम से कम 100 लाइक तो मार ही देना, ठीक है। अगर 100 लोगों तक पहुंच गया, 100-150 जितने भी कर पाओ आप, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी, ठीक है। जो भी आपको सजेशन देना है वो कर सकते हो। जिन पे हमने रेड डॉट किया है उनको तो विशेष तौर पर याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट थे इसीलिए वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।